Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 30 of Pakistan Studies for grade 9. Open your Pakistan Studies book. Today our topic is LFO Legal Framework Order, page number 85. Previous lecture में हमने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के 3 पॉइंट्स पढ़े थे. उसी के चैप्टर के उसी लेक्चर की ये कंटिन्यूटी है. उसी के बाद हम नेक्स्ट उनके पॉइंट्स पढ़ेंगे कि एलएफओ के क्या पॉइंट्स थे. एलएफओ जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो उसी दौरान अयूब खान जो यहया खान थे उसने मजबूरन ये दस्तूरी ढांचा जारी किया था. और उसी के तहत जो पॉइंट्स थे वो हमने कुछ पढ़ लिए थे. और अब इस लेक्चर में हम मज़ीद उसमें पढ़ेंगे कि आगे कौन कौन से पॉइंट्स इसमें शामिल हैं. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वर. ये 3 तो हमने पढ़े लेकिन फिर भी हम इनकी रिवीजन कर देते हैं कि दोबारा इसको ज़रा पढ़ लेते हैं. ये ऑलरेडी हमने पढ़े, जल्दी जल्दी इनको पढ़ लेते हैं. इनकी बस आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और इनकी कंटिन्यूटी भी हो जाएगी. तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज इस्लामिक आइडियोलॉजी विल बी सेफगार्डेड इन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन. मुस्तकबिल के आईन में इस्लामी नज़रिया को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा. जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उनकी सेफगार्ड की जाएगी, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा. जो पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पर, जो कौन सी आइडियोलॉजी की बेस पर पाकिस्तान, इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेस पर बना है. नजरिया इस्लाम जो इस्लामी नजरिया है इसी के तहत पर पाकिस्तान बना है. बड़ी सईद पाक व हिंद के मुसलमानों की जो जदोजहद थी, जो उनको जो अलग रखती थी, जो उनको अलग शनाख्त देती थी, तो वो यही इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेस पर देती थी. और इसी इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेस पर ही पाकिस्तान बना. तो इनको आगे लेने के लिए कि जब पाकिस्तान बना तो आगे ये इस्लामिक आइडियोलॉजी हमारी जो फ्यूचर होंगी इनमें ये सेफगार्ड इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा. तो यहाँ पर 1962 एब्रोगेट के जो फ्यूचर आने वाला नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में इनकी ये डिटरमाइन कर दिया गया, इनकी ये वजाहत कर दी गई कि इस्लामिक आइडियोलॉजी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा किसमें, इन फ्यूचर मुस्तकबिल के आईन में. नेक्स्ट, the Islamic Republic of Pakistan will be federal government which will consist of all parts of the country. कंट्री का नाम क्या होगा? हाईलाइट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा. क्या? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान. विल बी फेडरल, जो ये होगा इनाम इनका ये, और ये क्या होगा? फेडरल गवर्नमेंट होगा. यहाँ पर विल बी फेडरल गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. फेडरल गवर्नमेंट होगा और फेडरल गवर्नमेंट की कौन से हिस्से होंगे? तमाम हिस्से, मुल्क के जो तमाम हिस्से हैं, जो 4 सूबे हैं और जो ईस्ट बंगाल, जो ईस्ट पाकिस्तान है, ये 4 सारे हिस्से इन पर मुश्तमिल होंगे ये फेडरल गवर्नमेंट पर. फेडरल गवर्नमेंट क्या है? व्हाट इज मीन बाय फेडरल गवर्नमेंट? हमने प्रीवियस लेक्चर में मुख्तलिफ जगह पर फेडरल गवर्नमेंट की वजाहत की है. फॉर योर रिवीजन अगेन आई विल डिफाइन फेडरल गवर्नमेंट. फेडरेशन क्या होती है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? फेडरल सिस्टम क्या होती है? द डिवीजन ऑफ पावर between the central and province, between the central government and provincial government. जो पावर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंटर की और प्रोविंस के दरमियान, इसको हम कहते हैं क्या? फेडरेशन. लेकिन यहाँ पर autonomy will be granted to which? Autonomy will be granted to province in the federal form of government. हमने इख्तियारात किसको देने हैं? सूबे को भी देने हैं ताकि वो भी खुद मुख्तार हो अपने फैसले करने में, अपनी मामलात चलाने में, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चलाने में वो एटोनमस हो, वो खुद मुख्तार हो. और वही फेडरल गवर्नमेंट कंसिस्ट होगी मुल्क के तमाम हिस्से जो है बशमूल ईस्ट पाकिस्तान, ये सारे इनके हिस्से होंगे. नेक्स्ट, नंबर 3, in the constitution safety will be given to fundamental rights, adult franchise and freedom of judiciary. आईन में बुनियादी हुकूक
بالغ رائے دہی اور عدلیہ کی آزادی کو تحفظ دیا جائے گا. کس چیز کو تحفظ دیا جائے گا؟ اس چیز کو سیفٹی ول بی گیون ٹو فنڈامنٹل، اسی چیز کو سیفٹی دی جائے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی بھی سیفٹی ہوگی، ان کی گارنٹی ہوگی، جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں ان کی کیا ہوگی؟ سیفٹی ہوگی، ان کی گارنٹی ہوگی. ایڈلٹ فرنچائز بالغ رائے دہی، جو بالغ ہوگا وہی حصہ لے سکتا ہے الیکشن میں، اسی میں انہوں نے یہ بھی ان کی سیفٹی دے دی. اینڈ فریڈم آف جوڈیشری، اور عدلیہ آزاد ہوگا، عدلیہ کی آزادی ہوگی، مطلب وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگا، وہ پولیٹیسائز نہیں ہوگا، وہ انصاف کرنے میں آزاد ہوگا، وہ اپنی معاملات چلانے میں آزاد، لیکن آئین کی حدود میں رہتے ہوئے، آئین کی مقررہ حدود میں رہتے ہوئے ان کو جوڈیشری فریڈم دی جائے گی، عدلیہ کی آزادی ہوگی. Next, in the constitution maximum provincial autonomy will be given, however the center will strong. یہاں پر کنسٹیٹیوشن میں کیا کہا کہ پروونشل اٹونمی ہوگی، پروونس کو اٹونمی دی جائے گی، خود مختاری دی جائے گی. کنسٹیٹیوشن میں جو ہوگی، جو نیکسٹ کنسٹیٹیوشن ہوگا اس میں میکسیمم زیادہ سے زیادہ پروونشل صوبائی خود مختاری دی جائے گی، صوبے کو پاور دیا جائے گا کہ وہ اپنی معاملات چلائے، وہ اپنی انتظامی سیٹ اپ، ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ چلائے، وہ اپنا کام چلائے، جو لیجسلیشن ہے وہ کر رہے، مختلف قسم کی لسٹ ان کو دے دی گئی، اٹونمی دے دی گئی، لیکن ساتھ میں ایک شرط پر کہ کیا ہوگا؟ سینٹر وہاں پر اسٹرانگ ہوگا. زیادہ اختیارات جو یعنی اگر ہوں گے تو یہاں پر پھر ان کو اس کی اوپر پھر سینٹر کو اسٹرانگ رکھا گیا. پروونشل اٹونمی بھی دی گئی ہے لیکن اس شرط پر کہ یہاں پر سینٹر کیا ہوگا؟ جو مرکز حکومت ہوگی، مرکزی حکومت ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ وہ مضبوط ہوگا، وہ اسٹرانگ ہوگا. Next, it was decided that equal opportunities will be provided to all citizens of the country for taking part in national life میں حصہ لینے کے لیے، قومی زندگی میں حصہ لینے کے لیے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایکول اپرچونٹیز دی جائیں گی، ایکول مواقع دی جائیں گے، کس کو؟ سٹیزن آف دا کنٹری، تمام شہریوں کو قومی زندگی میں حصہ لینے کے لیے. ہر کوئی ایکول ہوگا، برابر ہوگا، آئین کے مطابق ہر کسی کو ایکول رائٹس دی جائیں گی، کسی کی حد تلفی نہیں ہوں گی، کسی کی رائٹ ڈپریویشن نہیں ہوں گی. سب جو سٹیزن ہوں گے پاکستان کی، دیٹ ول بی ایکول بیفور لا، بیفور کنسٹیٹیوشن، ٹو ٹیک پارٹ ان دا نیشنل لائف. In short period, through legislation, economic inequality will be finished from all parts of Pakistan. مختصر مدت میں کیا ہوگا؟ لیجسلیشن مین قانون سازی کے ذریعے کیا کیا جائے گا؟ مختصر مدت میں، ٹائم میں، اس قانون سازی کے ذریعے اکنامک انیکویلٹی ول بی فنش، جو معاشی ناانصافیاں ہیں، معاشی جو انیکویلٹیز ہیں، ان کو ختم کیا جائے گا. فرام آل پارٹس آف پاکستان، پاکستان کے تمام حصوں میں سب کو ایکول اکنامک اپرچونٹی دی جائیں گی، تمام صوبوں کو یہ دیا جائے گا، اکنامک ایکویلٹی ہوگی. یعنی جو ناانصافی چل رہی ہے، اکنامک ناانصافی چل رہی ہے ملک میں، تو اسی لیجسلیشن میں شارٹ پیریڈ میں لیجسلیشن کیا جائے گا تاکہ اسی کے ذریعے جو اکنامک انیکویلٹی آ رہی ہیں، جو صوبوں کے درمیان جو مختلف تحفظات آ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دینے چاہیے یا مختلف قسم کی، ہمیں یہ جو خاص کر ایسٹ پاکستان کا مسئلہ چل رہا تھا اکنامک کے لحاظ سے کہ ہمیں جو ڈیو رائٹس ہے وہ نہیں دی جا رہی ہیں، ہماری یہاں پر جتنی پیداوار ہو رہی ہے لیکن اس کی برعکس ہمیں وہ اپنی رائٹس نہیں ملے، مختلف قسم کی صوبوں کی ریزرویشنز ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ جو اکنامک انیکویلٹیز ہوگی ان کو جلد تمام ملک کے تمام حصوں سے ان کا خاتمہ کیا جائے گا. That's the points of LFO. According to LFO، ابھی LFO کے مطابق ملک میں نئے الیکشن بھی کرانے تھے، نئے الیکشن کے مطابق اسمبلی بھی قائم کرنی پڑی ہوگی، یعنی اسی کی بیس پر جو الیکشن ہونا تھا، اسی کی بیس پر ایک الیکٹڈ اسمبلی بھی ہونی چاہیے تاکہ الیکٹڈ اسمبلی ملک کے لیے نیا کنسٹیٹیوشن بنا دے. تو اسی LFO کے مطابق جو لیگل فریم ورک آرڈر جو یحییٰ خان نے جاری کیا تھا،
इसी के मुताबिक मुल्क में नया इलेक्शन भी कराना था। तो उसी असम्बली जो इलेक्टेड असम्बली होगी वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी कंट्री के लिए। तो इसकी वजाहत की गई नेशनल असम्बली की सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा कि यहाँ पर नेशनल असम्बली होगी, क्या होगी, नेशनल असम्बली कौमी असम्बली होगी और उसमें कितनी सीट्स होंगी, 313 सीट होंगे। याद रखिए, हाईलाइट करें। अकॉर्डिंग टू एलेपो हाउ मेनी सीट in National Assembly will be in National Assembly 313 seats। तो यहाँ पर 313 सीट होंगी नेशनल असेंबली की। और इसी एक्स्ट्रा नहीं, इसी 313 सीट में 13 सीट किसके लिए होगा, आउट ऑफ विच 13 सीट विल बी स्पेसिफाइड फॉर फीमेल्स। खवातीन के लिए 13 सीट जो है, जो 13 सीटें हैं वो खवातीन के लिए मुख्तस रखी, स्पेसिफाई कर दी। In addition, female can take part in election on general seat too. Division of the seat in National Assembly was। इसके अलावा वो जनरल सीट्स पर, यानी ये 13 तो इनके लिए रखे गए, इन पर सिर्फ खवातीन हिस्सा ले सकती हैं और कोई हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन जो जनरल सीट बाकी यहाँ पर रहते हैं, 313 से 13 माइनस करें तो जनरल सीट्स कितनी बनती हैं, 300। अगर हम यहाँ पर रख कर ले तो ये 300 सीट्स में भी वो क्या कर सकती है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं। जो जनरल सीट्स हैं उन पर भी वो इलेक्शन लड़ सकती है, और यहाँ पर ये 13 उनके लिए खास तौर पर मुख्तस कर दी है। डिवीजन किस तरह किया गया, कौन कौन से सूबे को कितनी कितनी सीट्स मिल गई। सो ओपन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 86। ईस्ट पाकिस्तान जो बंगाल बांग्लादेश है, अब उसमें जनरल सीट रखे गए 162, और जो स्पेसिफाइड सीट थी, जो मुख्तस सीट रखे गए थे वो 7 थी। पंजाब में कितनी, 82 सीट है जनरल टोटल, और स्पेसिफाइड कितनी है, 3। सिंध में टोटल कितनी है, 27 है, स्पेसिफाइड कितनी है, 1 है। NWFP पुराना नाम है, आजकल क्या भी है, खैबर पख्तूनख्वा, उनके लिए 18 सीट रखे गए नेशनल असेंबली में, 1 स्पेसिफाइड सीट था। बलूचिस्तान के लिए कितने रखे गए, 4 रखे गए और 1 स्पेसिफाइड था। ट्राइबल एरियाज के लिए कितने रखे गए, 7 सीट रखे गए और 1 स्पेसिफाइड सीट इनके लिए। जो कबायली पाटा, जो कबायली इलाके थे, इनके लिए भी सीट मुख्तस कर दी गई। तो ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन थी कि किस कौन कौन से प्रोविंस को, कौन कौन से पार्ट्स को कितनी सीट्स देनी चाहिए नेशनल असेंबली में इलेक्शन में। तो वो सब इस एलेपो में उन्होंने उनकी वजाहत कर दी। लास्ट पैराग्राफ, a procedure of election was mentioned in the Aleppo that what type of people can take part in election। इसमें ये तरीकाकार जो है मेंशन कर दिया एलेपो में कि किस तरह कौन से लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी सब कुछ ये एलेपो ने डिटरमाइन कर दी। फर्दर इसके अलावा दैट न्यू इलेक्टेड असेंबली विल हैव टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। अभी जो इलेक्शन होंगे एलेपो के मुताबिक, जो कंट्री में न्यू इलेक्शन होंगे, उसी बेस पर जो इलेक्टेड असेंबली होगी, जो इलेक्टेड असेंबली होगी, जो नई असेंबली बनेगी, तो वही नई असेंबली जो इलेक्टेड असेंबली है वो मुल्क के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। क्या, वही इलेक्टेड असेंबली जो नई इलेक्शन के बेस पर बनेगी, तो मुल्क के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाएगा विद इन 120 डेज। कितने डेज में, ये हाईलाइट करें, 120 डेज में फ्रॉम द फर्स्ट सेशन। उसकी फर्स्ट सेशन से असेंबली की जो पहला इजलास होता है ना, उसी से स्टार्ट लेकर 120 डेज तक ये कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क के लिए नया आईन बनाएगा। अगर 120 डेज में ये कामयाब नहीं हुआ, मुल्क के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में फेलियर हो गया, नाकाम हो गया, तो फिर क्या होगा, इन केस ऑफ फेलियर, अगर ये 120 डेज में उन्होंने मुल्क के लिए नया आईन नहीं बनाया, तो क्या होगा, असेंबली विल बी डिसमिस्ड ऑटोमेटिकली। खुद बहुत असेंबली जो नेशनल असेंबली होगी वो खुद बहुत डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अगर 120 डेज में उन्होंने मुल्क के लिए नया आईन नहीं बनाया। The policy of the state for new constitution was also given in Aleppo। क्या, एलेपो में नई आईन के लिए रियासत की पॉलिसी भी वज़ा की गई। जो पॉलिसी होगी कंट्री की, स्टेट की, उसकी भी उसमें वजाहत की गई, उसमें भी उनको वज़ा किया गया।
in the Aleppo में was impossible to ignore. इनको ignore करना नामुमकिन होगा, impossible होगा. State policy को for new constitution was also given in which was impossible. जो impossible होगा इनसे इनहिराब करना. इसमें प्रेसिडेंट को कौन सी इख्तियारात दी गई एलेपो में? President was also empowered to reject the constitution in violation. Empowered mean इख्तियारात देना. उनको जो empower किया गया, इख्तियारात दी गई. क्या इख्तियारात दी गई? इनको ये इख्तियार होगा कि वो रिजेक्ट कर सकता है. क्या रिजेक्ट कर सकता है? द कंस्टिट्यूशन को मुस्तरद कर सकता है. इन वायलेशन, अगर वायलेशन हो गई हो. किस चीज़ की वायलेशन की गई हो? ऑफ द डिटरमाइंड प्रिंसिपल ऑफ एलेपो. एलेपो में जो डिटरमाइन है, जिन उसूलों की वजाहत की गई है, जो डिटरमाइन है, जो वज़ा करदा उसूल हैं, अगर इनमें से किसी भी प्रिंसिपल की वायलेशन हो तो सदर को ये इख्तियार है कि वो क्या करे, तो उसी कंस्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर सकता है अगर एलेपो के मुताबिक वो ना हो. अगर वो कोई उसूल इसके खिलाफ हो तो वो पावर को ये इख्तियार, प्रेसिडेंट को ये इख्तियार है कि वो कंस्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर सकता है. कब रिजेक्ट? जब वायलेशन हो. किस चीज़ में? जो पहले से ये एलेपो में जो प्रिंसिपल डिटरमाइन की गई हैं, अगर इसके मुताबिक नहीं है, इनहिराब की गई हो इनसे, तो वो उसी कंस्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर सकता है. और अदरवाइज असेंबली विल बी डिसमिस ऑटोमेटिकली, और असेंबली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी. कंस्टिट्यूशन को भी रिजेक्ट और असेंबली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी. प्रेसिडेंट हैड द अथॉरिटी टू रिटर्न कंस्टिट्यूशन. प्रेसिडेंट के साथ एक और इख्तियार था और अथॉरिटी भी दी गई टू रिटर्न, कि वो दोबारा भेजे कंस्टिट्यूशन को टू असेंबली के लिए फॉर रिव्यू, नज़रसानी के लिए, कि इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं है, ये इस तरह होनी चाहिए या इस तरह होनी चाहिए. तो प्रेसिडेंट इनको रिव्यू के लिए वो दोबारा भी असेंबली में भेज सकता है. और जो प्रेसिडेंशियल डिसीजन होगी इसके, ये 20 जो ले ली जाएंगे, ये डिसीजन कुड नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट. जो सदारती फैसले होंगे, ये जो सदारती फैसले होंगे, इनको किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं कर सकते. तो ये एलेपो की कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो हमने डिस्कस कर दी. अगेन आई विल समराइज द होल लेक्चर. उसमें जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक तो मुस्तकबिल के आयीन में इस्लामी नजरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा. इस्लामिक आइडियोलॉजी विल बी सेफगार्डेड इन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन. कंट्री नेम विल बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, and that will be consist of federal government, and Pakistan Islamic Republic of Pakistan will be federal government and consist of all parts of the country. ये federal form of government होगा और तमाम जो parts होंगे, जो federating unit होंगे, इनके ये हिस्सा होंगे. आईन में बुनियादी हुकूक, बालिग राय दही और अदलिया की आज़ादी को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया. मुख्तलिफ़ किस्म की और भी इसमें जो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई प्रोविंस को, लेकिन सेंटर को, मरकज़ को मजबूत रखा गया. इसके अलावा कंट्री में नए इलेक्शन भी कराने थे. इसी के एलेपो के मुताबिक तो नेशनल असम्बली की जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो वो 313 सीट्स थी. इसी 313 सीट में जो 13 सीट्स थे वो किसके लिए रखे गए? वो ख़वातीन के लिए. इन पर सिर्फ ख़वातीन हिस्सा ले सकती, लेकिन इसके अलावा जो जनरल सीट बाकी रहते हैं इनमें से, तो वो भी ख़वातीन इन पर हिस्सा, इन सीटों में इलेक्शन के लिए हिस्सा ले सकती हैं. असम्बली विल मेक कंस्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. और जो नई असम्बली बनेगी तो कंस्टिट्यूशन, वो ही असम्बली कंस्टिट्यूशन बनाएगी मुल्क के लिए. कितने दिनों तक? 120 दिन तक. ये ड्रेस कब से स्टार्ट होगा? जब असम्बली का पहला इजलास स्टार्ट हो जाए. तो इसी से लेकर विद इन 120 डेज ये मुल्क के लिए जो नई असम्बली कायम हो जाएगी, ये मुल्क के लिए नया आईन बनाएगा. अगर ये नाकाम हो गया 120 डेज में, तो असम्बली विल बी डिसॉल्व ऑटोमेटिकली. तो असम्बली खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी. इसमें एलेपो में प्रेसिडेंट को भी एम्पावर किया गया, इख्तियार बनाया गया
क्या क्या इख्तियारात दी गई इनको, इनको ये इख्तियार दिया गया कि वो जो एलेपो में जो वज़ा करदा उसूल हैं अगर इनसे इनहिराफ किया गया, इनकी वायलेशन हो गई तो प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को और असम्बली खुद बहुत ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ पावर प्रेसिडेंट को ये पावर भी दिया गया, ये भी अथॉरिटी दी गई कि क्या जो आईन है तो वो दैट प्रेसिडेंट विल बी हैव द अथॉरिटी to send this constitution for the review to the national assembly। नेशनल assembly के लिए नजरसानी के लिए वो बैठ सकता है कौन प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंशियल डिसीजन होंगी ये वो किसी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। That's the end of this lecture। अपने साथ होमवर्क नोट करें। होमवर्क में क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एलेपो। ये सारा आपने याद करना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।